नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं TV9। बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें। बिहार के आरा में इनकाउंटर के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने आरा बक्सर 4 लेन को किया जाम, पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश। खान और ज्ञान कोचिंग का विवाद और गहराया, ज्ञान ने खान पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप। फैजल खान द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की थ्योरी पर सवाल, तोड़फोड़ पत्थरबाजी के लगभग आधे घंटे बाद हुई थी फायरिंग। लालू राबड़ी की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस मुख्यालय का स्पष्टीकरण, कानून के तहत निर्धारित सभी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और टेंडर घोटाला मामले में ठेकेदार रिशु श्री से पूछताछ जारी, एसबीयू के ज्यादातर सवालों पर रिशु की चुप्पी। और अब खबरें विस्तार से। भोजपुर में पुलिस इनकाउंटर पर सवाल खड़ा तो हो ही रहा है। इस इनकाउंटर के बाद आरा में आज भारी बवाल हो गया है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ इतना आक्रोश है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल भोजपुर के शाहपुर इलाके में पुलिस वालों पर पिस्टल तानने और फायरिंग करने वाले युवक भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया और अब इस इनकाउंटर पर ही सवाल खड़ा हो गया है। घटना भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की है, जहां एक युवक भरत तिवारी, उसने पुलिस वालों पर पिस्तौल तान दी थी और उसके बाद पूरे दिन तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। भरत तिवारी हाथ में पिस्तौल लेकर खुद ही वीडियो भी बना रहा था। उसने एक छत से पुलिस वालों पर फायरिंग भी की और बाद में नीचे आकर पुलिस वालों के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। कई अजीबोगरीब शर्तें भी रखी। पुलिस ने उसकी मांगे मानने की बात कहकर उसे बहला फुसलाकर सरेंडर करने को राजी किया। भरत तिवारी इस वीडियो में कह रहा है कि कोई भी नेता, विधायक, मंत्री झूठे वादे नहीं कर सकता है। अगर वह वादे करेगा तो उसे पूरा करना पड़ेगा, यही उसकी मांग है। बाद में युवक पुलिस वालों के सामने अपना हथियार फेंक देता है और वीडियो यहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसे पुलिस की 4 से 5 गोलियां लगती है। उसे इलाज के लिए पटना PMCH में भर्ती कराया जाता है, जहां वह दम तोड़ देता है। अब सवाल ये है कि जब युवक ने सरेंडर कर दिया था तो अपना हथियार पुलिस वालों के सामने फेंक भी दिया था, उसके बाद ऐसी क्या स्थिति बनी कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, उसका इनकाउंटर करना पड़ा। वीडियो में भरत तिवारी हालांकि अजीब तरह से बातें करते हुए देखा जा सकता है, उसे मानसिक रूप से अस्थिर भी बताया जा रहा है। भरत तिवारी बिलौटी गांव के रिटायर्ड पुलिसकर्मी काशीनाथ तिवारी का बेटा है और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस वालों को सूचना मिली थी कि भरत तिवारी गांव में खुलेआम पिस्टल लहरा रहा है और फायरिंग कर रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम गांव में पहुंची थी, लेकिन भरत भूषण ने पुलिस वालों पर पिस्तौल तान दी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पुलिस वाले गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक एक छत के ऊपर से भी फायरिंग कर रहा था। भोजपुर SP राज का कहना है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और इसमें उसके पैर में गोलियां लगी। लेकिन पुलिस के इस बयान पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इनकाउंटर के ठीक पहले भरत तिवारी वीडियो बना रहा था। इसमें साफ दिख रहा है कि उसने सरेंडर किया और अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दी। अब सवाल यही है कि सरेंडर करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने इस युवक का इनकाउंटर कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में थाना प्रभारी, 2 दारोगा और कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों ने इस इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर बताया है। एक और बात सामने आ रही है कि 32 वर्ष का यह युवक भरत भूषण तिवारी 10 साल पहले ही अपना पिंडदान भी करवा चुका है। और अब दूसरी बड़ी खबर, खान और ज्ञान के बीच का विवाद और गहरा गया है। ज्ञान कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद फैजल खान के खिलाफ अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या की साजिश के आरोप में FIR दर्ज कराना चाहते हैं।
रोशन आनंद पटना के कदम कुआं थाने पर कल देर शाम 5 घंटे बैठे रहे। इस दौरान रोशन आनंद के समर्थकों ने थाने का घेराव भी किया, नारेबाजी भी की, क्योंकि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सका। रोशन आनंद ने कदम कुआं थाने में फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक और मैनेजर के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी है। इनका आरोप है कि इन लोगों ने आपराधिक साजिश रचकर उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, रोशन आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह बेउर जेल में बंद थे तो वहां भी उनकी हत्या की साजिश रची गई। थाने को जो लिखित शिकायत दी गई है उसमें कहा गया है कि बेउर जेल में फैजल खान के जो 2 बॉडीगार्ड प्रदीप और तलबेर सिंह बंद हैं, उन्हीं को रोशन आनंद की हत्या के लिए कहा गया था। शिकायत को लेकर रोशन आनंद अपने अधिवक्ताओं के साथ 5 घंटे तक कदम कुआं थाने में बैठे रहे, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि एक रसूखदार के दबाव में पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। मामला दर्ज नहीं होने के बाद रोशन आनंद जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से मिलने भी पहुंच गए थे। आप सबको पता है कि 2 जून को खान और ज्ञान कोचिंग के बीच लड़ाई सड़क पर शुरू हुई थी। एक दूसरे के पोस्टर फाड़े गए, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ और गोलीबारी भी हुई थी। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया। फैजल खान के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और फायरिंग कराने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले के नामजद रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव फरार होकर नेपाल पहुंच गए। नेपाल के विराटनगर के एक होटल में प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसी मौत को लेकर फैजल खान पर रोशन आनंद आरोप लगा रहे हैं। इधर प्रिंस यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नेपाल पुलिस पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ऐसे में मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए वेसरा की जांच कराई जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की अतिरिक्त राय भी ली जा रही है। नेपाल की पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, लेकिन उसमें हत्या या आपराधिक कारण की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी है। लिहाजा वेसरा को काठमांडू भेजा गया है। इधर पटना में एक नए एफआईआर को लेकर पटना पुलिस का कहना है कि चूंकि घटना नेपाल की है, लिहाजा रोशन आनंद के आरोपों पर बिहार पुलिस अभी विचार कर रही है। और अब तीसरी खबर, पटना के कोचिंग कांड और गोलीबारी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। फैजल खान के आदेश पर हुई फायरिंग के मामले में सेल्फ डिफेंस की दलील पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस की नई केस डायरी से निकलकर जो जानकारियां सामने आई हैं, उसमें पूरे घटनाक्रम को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस फायरिंग को अब तक आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का कदम बताया जा रहा था, अब उस दावे पर ही सवाल खड़ा हो गया है। 2 जून की रात खान कोचिंग और ज्ञान कोचिंग के बीच पोस्टर लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और यह विवाद मारपीट में बदल गया। खान कोचिंग के गार्ड चुन चुन की बेतरह पिटाई की गई। खान कोचिंग पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई। वहीं ज्ञान कोचिंग के पोस्टर भी फाड़े गए थे। मामला जब अदालत पहुंचा तो अदालत ने पुलिस से केस डायरी मांगी। पुलिस ने हंगामा, तोड़फोड़ और फायरिंग के तमाम सीसीटीवी फुटेज, साक्ष्य और स्थानीय लोगों से पूछताछ की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि तोड़फोड़, हमला और उसके बाद हुई फायरिंग के बीच कम से कम 25 मिनट का फासला है। अगर हमला तत्काल था और जान का खतरा सामने था, तो फिर गोली उसी वक्त क्यों नहीं चली? यदि गोली 20-25 मिनट बाद चली, तो क्या वह वास्तव में आत्मरक्षा थी या फिर इलाके में दहशत कायम करने की कोशिश? जैसा कि एफआईआर में कहा गया है कि फैजल खान के आदेश पर आम लोगों में दहशत और भय फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी की गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ा कानूनी सवाल आत्मरक्षा के दावे का है।
कानून के नज़र में सिर्फ खतरे का अंदेशा होना पर्याप्त नहीं माना जाता है। यह साबित करना पड़ता है कि खतरा तत्काल और वास्तविक था और उससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जांच में अब तक हमलावरों के पास कोई हथियार होने की पुष्टि नहीं हुई है, मतलब सेल्फ डिफेंस की दलील कमजोर पड़ सकती है। राइफलों की फॉरेंसिक साइंस उनको लैब भी भेजा गया है और उसकी जांच भी कराई जा रही है और समय का भी मिलान किया जा रहा है। वीडियो फुटेज का मिलान भी तकनीकी साक्ष्यों से करवाया जा रहा है। और अब चौथी खबर, लालू प्रसाद यादव परिवार की सुरक्षा व्यवस्था के मामले में शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में पहली बार बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि लालू राबड़ी को कानून के तहत निर्धारित सभी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 और बिहार सरकार के 2 मई 2017 के संकल्प के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए अंगरक्षक, आवास सुरक्षा गार्ड, स्कॉट गार्ड और पायलट वाहन भी दिया गया है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा है कि दोनों नेताओं की सुरक्षा में सादे कपड़ों में तैनात विशेष शाखा के सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। यानी सुरक्षा व्यवस्था केवल दिखाई देने वाले जवानों तक सीमित नहीं है, बल्कि खुफिया और निगरानी स्तर पर भी सुरक्षा इंतजाम कायम है। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा श्रेणी में कटौती कर दी गई। इस मुद्दे को लेकर राजद नेताओं ने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपनी पूरी सुरक्षा ही वापस कर दी। सुरक्षा कर्मियों को वहां से हटा दिया गया और लाठी लेकर राजद कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर सुरक्षा में तैनात हो गए। फिलहाल स्थिति ये है कि लालू राबड़ी की सुरक्षा में कोई तैनाती नहीं है। और अब पांचवी और आखिरी बड़ी खबर, बिहार के बहुचर्चित और अब तक के सबसे बड़े घोटाले टेंडर घोटाला मामले में ठेकेदार रिशु श्री से पूछताछ जारी है। एसबीयू ने रिशु से पूछताछ के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन किया है, जो अलग अलग शिफ्ट में रिशु से सवाल कर रहे हैं। पूछताछ टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, कमीशन के नेटवर्क और अफसरों की भूमिका और इसमें शामिल कुछ जो बड़ी मछलियां हैं जिनकी आशंका है, जो बड़े सफ़ेद पोश हैं, उन्हीं पर केंद्रित है। घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए राज सामने आ रहे हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम मुख्य आरोपी रिशु श्री से लगातार लंबी पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक कई अहम और प्रभावशाली नामों पर रिशु की चुप्पी जांच एजेंसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। करीब 20 से 25 घंटे की अब तक की पूछताछ के बावजूद जांच टीम को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका है। एसबीयू सूत्रों के मुताबिक रिशु श्री ज़्यादातर सवालों का बेहद संक्षिप्त और टाल मटोल वाले जवाब दे रहा है। विशेष रूप से बड़े अधिकारियों और सिंडिकेट के सरगनाओं के नामों पर बोलने से वो बच रहा है। कई बार वो सवालों को अनसुना कर देता है और इससे जांच टीम को बार बार अपना प्रश्न रिपीट करना पड़ता है। पूछताछ की इस पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है ताकि भविष्य में इसे अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। हालांकि रिकॉर्डिंग के दौरान भी रिशु श्री कई बार लंबी चुप्पी साध लेता है। एसबीयू की टीम ने अब तक जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बुडको, भवन निर्माण विभाग और बीएमएसआईसीएल के टेंडर से जुड़े टेंडर गड़बड़ियों पर विस्तृत पूछताछ की है। अगर आपको 2 लाइन में ये समझना हो ये टेंडर घोटाला आखिर है क्या, तो जान लीजिए सरकारी काम के लिए टेंडर निकलता है और इस टेंडर आवंटन में नियमों को दरकिनार कर मनचाही कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाता था और इसके बदले मोटे कमीशन का लेन देन किया जाता था। अब एसबीयू यह जानने की कोशिश कर रही है
कि इस पूरे नेटवर्क में किन किन अधिकारियों, बिचौलियों, ठेकेदारों की भूमिका है और मलाई कितने ऊपर तक पहुंचाई जाती थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।